The name of the chapter, linear programming problems। बात आता है लीनियर वर्ड का तो मतलब डिग्री 1 वाला चीज। प्रोग्रामिंग का बात कर रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग यहाँ पे ये नहीं होता कि कंप्यूटर का कुछ कोडिंग करना है। प्रोग्रामिंग ओवर हियर मींस व्हाट, कि हम लोग के पास में कोई ना कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई ना कोई एक सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग के पास क्या करना है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको फुलफिल करना है। अब प्रॉब्लम तुम लोग को पता ही है, मैथ्स में सारा प्रॉब्लम होता ही है, जैसे तुम लोग का भी हो रहा है, उसी का सोल्यूशन निकालेगा क्लास में, ठीक है। So when I'm talking about linear programming problems, what exactly that means? हम लोग के पास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि एलपीपी को यूज क्यों करता है। हम लोग के पास जब भी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आएगा, उसमें हम लोग के पास एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग के पास आता है द मोटिव टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। जिस मोटिव को हम लोग को फुलफिल करना है उसको हम लोग क्या बोलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल में कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, ठीक है, या हम लोग के पास में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, इन सब को अगर हम लोग लेगा तो लॉजिकली बात करो कि ये मेरे पास में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स बढ़े या घटे। ऑब्वियसली बढ़े, तो मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये वाला चीज जो आएगा, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करने के लिए बोला कि आप कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाओ, या कुछ ऐसा टेक्निक लगाओ, या कुछ ऐसा कैलकुलेशंस करो जिससे प्रॉफिट, रेवेन्यू, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ये सारा चीज क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। एट द सेम टाइम हम लोग के पास कॉस्ट इनकर्ड वाला की चीज के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिकली। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कॉस्ट। एक कॉस्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। इसको अपने क्या टारगेट आएगा, हमेशा मिनिमाइज करने के लिए आएगा। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया, हम लोग को हमेशा हर चीज में, हर सिचुएशन में हम लोग को एलपीपी में एक ना एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो मोटिव को हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। या तो मैक्सिमाइज करने के लिए कोई सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, या मिनिमाइज करने के लिए सिचुएशन। तुम लोग बोल रहे सर मोटिव फुलफिल करने के लिए कुछ एक आइडिया तो चाहिएगा। वो आइडिया बनाने के लिए हम लोग के पास में क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। विल मेक एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कैसे बनाएगा, उसको हम लोग डिनोट कर देगा बाय द लेटर जेड, और आएगा कैसे वो, ए एक्स प्लस बी वाई करके। तुम लोग बोलेगा सर ये ए और बी क्या प्राणी है हम लोग के पास, एक्स और वाई तो हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स जो भी मेरे पास में दिया हुआ रहेगा। कोई एक पहला वाला आइटम का जो भी रहेगा उसको एक्स ले लेगा, दूसरा वाला को हम लोग वाई ले लेंगे। तो ए और बी क्या है, सपोज हम बोल रहे हैं कि मेरे पास में कोई एक सामान बना रहा है, तो एक्स वाला जो सामान है उसमें 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, वाई वाला जो सामान है उसमें 6 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो ए की जगह पे 5 आ जाएगा, बी की जगह पे 6 आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास में एक एक्स वाला जो आइटम, जो भी पहला वाला सामान है, उसको बनाने में 50 रुपया लग रहा है, और दूसरा वाला को बनाने में 60 रुपया लग रहा है, तो वो z क्या बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा 50x + 60y। तो हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कोई भी सिचुएशन हम लोग के पास में जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको क्वेश्चन से पढ़ के हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को डिफाइन करना है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेगा, एलपीपी में आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करें, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करो, स्टेप बाय स्टेप याद करो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक। जैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लोग का डिफाइन हो गया, इसके बाद हम लोग के पास में आता है जिसको हम लोग बोलता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब हो गया हम लोग के पास बेसिकली कंडीशंस, बाउंड्रीज। दूसरा भाषा में बात करें तो लिमिटेशंस। हम बोल रहे हैं कि मेरे को केक बनाना है, लेकिन मेरे पास में सिर्फ 2 लीटर मिल्क मेड है, क्या करेगा। हम बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत सारा केक्स बनाना है, लेकिन मेरे पास 2 लीटर मिल्क मेड ही है खाली। हम क्या करेगा, बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं है, या जो भी चीज हम लोग के पास उतना लिमिटेड स्टॉक है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि 2 लीटर में हम सपोज 50 केक बना लिया, 100 केक बना लिया, नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकली बात करना पड़ेगा कि 2 लीटर में कितना हो सकता है। हाँ, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैलकुलेशन बैठाना पड़ेगा कि इतना क्वांटिटी मिल्क है, मिल्क मेड है, इतना क्वांटिटी बटर है, इतना क्वांटिटी हम लोग के पास में बाकी जो फ्लोर वगैरह हम लोग को चाहिए वो है, इतना क्वांटिटी हम लोग के पास में बाकी जो शुगर है, या जो भी हम लोग को वट एवर द एक्स वाई ज़ेड रिक्वायरमेंट्स विल बी, हम लोग के पास इतना इतना क्वांटिटी में दिया।
उन सारा क्वांटिटी को मिक्स करके मेरे पास मैक्सिमम कितना केक्स बन सकता है, वो सिचुएशन क्या हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये भी जब डिफाइन करेगा ना, ये आएगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वेशंस। हम बोल रहे हैं कि एक केक है x, दूसरा केक है y। हम लोग बोल के रखा हुआ है कि अगर हमारे पास में x और y मिला के मैक्सिमम मेरे पास में 15 केक का सामान है, तो x प्लस वाई मतलब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 15। तो ये कंस्ट्रेंट बन गया, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं दो केक, दो एक्स का केक बनाने के लिए और 3 वाई का केक बनाने के लिए, सपोज मेरे पास में मैक्सिमम, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम कितना हम लोग के पास में कोई भी, लाइक एक्स को हम लोग के पास 2 यूनिट ऑफ मिल्क मेड चाहिए, वाई को 3 यूनिट ऑफ मिल्क मेड चाहिए, और टोटल मेरे पास 20 यूनिट ऑफ मिल्क मेड है। तो एक कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि एक्स नंबर ऑफ के लिए मेरे पास एक को 2 यूनिट चाहिए, एक्स के लिए कितना चाहिए, ट्वाइस एक्स। एक सेकंड वाला केक के लिए मेरे पास 3 यूनिट्स मिल्क मेड चाहिए, तो क्या करेगा, वाई के लिए 3 वाई चाहिएगा। दोनों मिला के मेरे पास मैक्सिमम कितना है हम लोग के पास में, 20। ये सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया। हम बोल रहे हैं कि सपोज हमारे पास में एक सिचुएशन तो ऐसा भी आएगा जहाँ पे नंबर ऑफ केक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए एलपीपी में, आप लोग को ये हमेशा दिखेगा। इट मींस वट एवर क्वेश्चन यू विल बी डूइंग इन एलपीपी, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आप लोग का यूज आएगा। कभी भी एलपीपी में कोई भी सोल्यूशन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम का आंसर आएगा, वो हमेशा फाइनल आंसर पॉजिटिव, ठीक है। कंसिडर्ड, क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट डाउट है या प्रॉब्लम है तो बताओ। पक्का, श्योर एकदम। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चीज, तो हम लोग के पास जो भी सिचुएशन वगैरह आएगा वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, करना। कंस्ट्रेंट समझ में है। अब ये इन इक्वेशंस बनाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट जो हम लोग के पास में आता है वो आता है ग्राफ प्लॉटिंग। ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में अगर हम बात करें, सपोज एक लाइन ऐसा आया, एक लाइन ऐसा आया प्लॉट करने के बाद, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉटिंग करने के बाद हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट पता ही है। सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल हम बोल रहे हैं ये है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक। दूसरा वाला लाइन हम लोग को बोल के रखा हुआ है लेट्स से बाय x 6 0 8 को पता करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगा देता है लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसका 8 चाहिए, इसका हम लोग के पास चाहिए लेट्स से कुछ भी हो सकता है। हम लोग एक काम करते हैं, हमको नहीं पता, हम जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक वैल्यू ले लेते हैं 10, मेरे को नहीं पता, हाइपोथेटिकल लेंगे, ठीक है। 10 ही लेते हैं, चलो एक काम करते हैं 16 ले लेते हैं, क्या आएगा पता। ग्राफ ऐसा देखो, हमको क्या करना है, ओरिजिनल इन इक्वेशन दिया हुआ था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, दूसरा दिया हुआ था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16, लेकिन प्लॉट तो इक्वल टू करेगा करेगा ताकि मेरे को एक लाइन पता चल जाए। हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स इसमें डालेंगे, क्या 0 प्लस 0 6 से छोटा होता है, यानी इस लाइन के लिए रीजन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ट्रू होने से मतलब जो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 0 डालें, मतलब वो सिचुएशन डिपेंड करता है कहाँ होगा क्या होगा, ट्रू का ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो ओरिजिन के टुवर्ड्स ही आएगा। इसके लिए भी क्या रीजन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर दो सिचुएशन तो फिक्स जाना था, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा का पूरा y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, पूरा का पूरा x एक्सिस में y का वैल्यू 0। सॉर्टेड है यहाँ तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास फिक्स्ड आ गया, तो इसके लिए अंदर की तरफ, इसके लिए अंदर की तरफ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, सबका कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला रीजन आ गया। तो जब भी कॉमन रीजन आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फीजिबल रीजन, मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, वी कंसीडर दैट टू बी व्हाट, फीजिबल रीजन। अगर ऐसा सिचुएशन होता कि इसके लिए रीजन जैसे यहाँ की तरफ है, इसके लिए रीजन सपोज वहां की तरफ है, फीजिबल रीजन तो नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या बोलेगा, नॉन फीजिबल रीजन, मतलब अपने पास सोल्यूशन ही नहीं। तो यहाँ आप लोग के पास सोल्यूशन रीजन है, यहाँ पे हम लोग के पास सोल्यूशन रीजन नहीं। फिर अगर ऐसा सिचुएशन आता कि इसके लिए भी बाहर की तरफ है, इसके लिए भी बाहर की तरफ है, मतलब ये वाला रीजन आता, इसको हम लोग रीजन क्या बोलते था, अनबाउंडेड। बाहर की तरफ आ रहा है मतलब अनबाउंडेड रीजन, अंदर की तरफ आ रहा है मतलब बाउंडेड रीजन आ गया, करेगा।
इसलिए तो बैठे खड़े जो भी समझिए यहाँ तक। कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन यहाँ तक थियोरेटिकल पार्ट में? करना क्या है ये समझ में है, कैसे करते हैं अभी जानेंगे, क्या करना है वो समझ में है। ऑनलाइन क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक, इन कंटिन्यूएशन। सो नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइज z is equal to 6x plus 5y subject to constraints x plus y less than equal to 8, 2x plus 3y less than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. तो z तो ऑलरेडी डिफाइंड है 6x plus 5y। हम लोग को ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है। क्या टेक्निक था ग्राफ में प्लॉट करने का? तो x plus y इज लेस देन इक्वल टू 8 लेके हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग सिचुएशन क्या लेगा? x plus y इज इक्वल टू 8, फिर एक टेबल बनाएगा x y। हाँ हाँ, एप्लीकेशन अभी करेंगे। हाँ, पहले बेसिक से सीखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 0 8, ये 0 तो ये 8, 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 12। सॉल्व कैसे करेगा? 2x plus 3y इज इक्वल टू 12। ग्राफ पेपर है ना आप लोग के पास? सॉल्व करना है। हाँ, x है y है, x0 y4 y0 x6। ग्राफ पेपर्स रेडी? पहले तो आप लोगों को लिखना है स्केल। स्केल क्या लिखा? 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ओरिजिन, एक्स डैश, वाई डैश, ये सब नाम देना। हाँ, पूरा मार्क्स के लिए। 1 2 3 7 8। तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0,8 8,0, 0,8 8,0। 0,8 ऊपर वाला है, 8,0 नीचे वाला। दिस इज 8,0, दिस इज 0,8। सेकेंड लाइन क्या बोल के रखा हुआ अपन को? 0,4, 0,4 यहाँ आएगा एंड 6,0 यहाँ आएगा। तो सेकेंड लाइन हम बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, हम अगर रीजन मार्क करने का कोशिश करें तो पहला वाला लाइन के लिए मेरे पास रीजन क्या होगा? पहला वाला लाइन के लिए मेरे पास रीजन क्या आएगा? हम बोल रहे हैं ओरिजिन, तो अब देखना हाँ स्टडी कैसे करना पड़ता है फॉर दिस वन। हाँ 0,0 अगर हम लोग डालें तो क्या 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? ये आ रहा है ट्रू कंडीशन। तो पहला वाला के लिए रीजन क्या हो जाएगा? 2 द ओरिजिन।
फिर 0,0 यहाँ डालेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या 12 से छोटा होता है? तो ये रीजन में क्या आ रहा है हम लोग के पास? ट्रू आ रहा है, इसके लिए भी रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉमन रीजन सबका क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, जल्दी बताओ। ऑनलाइन समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन टू दिस, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग के पास में एक्सट्रीम वैल्यूज आते हैं। तो जो भी कॉर्नर पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं वहीं पे या तो मैक्सिमम आएगा, यहीं पे वहीं पे या तो मिनिमम आएगा। जैसे ये तीनों पॉइंट हम लोग को पता चल गया, इस बाउंड्री को, इस रीजन को बाउंड कर रहा है, तो इसके बाद हम लोग को क्या करने चाहिए? वाला पार्ट हो गया ना आपके लिए। इसके बाद अपने को क्या करने का है? अपन निकालेगा कॉर्नर पॉइंट, तो बनाएगा अपन एक टेबल। पहले लिखेगा कॉर्नर पॉइंट्स फर्स्ट में, सेकंड में लिखेगा z इज इक्वल टू 6x प्लस 5। तो क्या क्या है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4। इसका क्या है? ये तो जब आप ग्राफ में बना रहे हो तभी आपको दिख ही रहा है। और ये पॉइंट अपने पास 0,0, खाली वैल्यू यहाँ डालना है। तो 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0 36, 0 0 करने से 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? हम लोग क्या लिखेगा लास्ट में आंसर में? मैक्सिमम इज इक्वल टू 36 एट 6,0। ये आंसर हो गया। ऑनलाइन समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 2 मार्क का आ सकता है या 3 मार्क का आ सकता है कि मैक्सिमाइज कर दो इस तरीके से। ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही है यूजुअली। डायरेक्टली आपके पास दिया हुआ रहेगा, आप लोग साफ पेपर वगैरह जो भी टेस्ट भी रहे तब भी शायद उसमें ऐसा क्वेश्चन एक था। स्कूल में भी दिया होगा तब भी शायद इस तरह का क्वेश्चन वगैरह था। तो ये आप लोग के पास में आता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन, ग्राफ भी इंक्लूड हो जाएगा तो सिर्फ 2 मार्क का। अगर सब्जेक्ट तो कंस्ट्रेंट्स वाला चीज आ जाता है, मतलब अगर कंस्ट्रेंट्स निकालने आ जाता है कि एक एलपीपी का बड़ा सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को उसको यूज करके क्या करना है, उसको यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फ्रेम करना है। तो कंस्ट्रेंट्स बनाना अभी हम लोग सीखता है। ठीक है, एलपीपी करना क्या है, एलपीपी में ये समझ में आ गया, कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब आगे क्या क्या करना है वो हम लोग समझते हैं। ग्राफ तक क्लियर है ना? सबका आंसर आ गया ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? रीजन आइडेंटिफिकेशन सब कुछ पक्का? ऑनलाइन पक्का? चलो बढ़िया। In continuation to this, let's move to the next part, statement problems. So when we talk about statement problems, हम लोग के पास 3 तरह का सिचुएशन है। सबसे पहला पास में डाइटरी प्रॉब्लम्स। आप लोग को कोई गांव में डाल के छोड़ दिया, बोले कि आपके पास 500 रुपया है, सबका पेट, और ऐसा पेट भरो कि उन लोग का मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स सारा सोच। तो सबका पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किसको कितना क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। तो सारा न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट्स, सारा वैरायटी ऑफ फूड वगैरह मिक्स मिक्स करके जब तुम सामने वाला आदमी को खिलाएगा विद इन 500 रुपीज, वो टाइप का सिचुएशन को जब तुमको सॉल्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी सिचुएशंस, डाइटरी प्रॉब्लम्स। तो डाइटरी सिचुएशंस में यूजुअली क्या रहता है आपके पास? कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है मोस्टली। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है हम लोग के पास में मैन्युफैक्चरिंग। वही नट्स एंड बोल्ट्स, 10 घंटा लेबर वर्क है, 10 घंटा मशीन वर्क है। नट्स एंड बोल्ट्स बनाना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे आपको हो सकता है कि प्रॉफिट
या रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन आएगा, या हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मैक्सिमाइजेशन, या फिर हो सकता है कॉस्ट का मिनिमाइजेशन। खर्चा कम करना, बाकी सब चीज को बढ़ाना, ठीक है ना। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला बहुत रेयर क्वेश्चन है जो आता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज अपन को सीखना है। इसमें भी एक ही चीज आएगा, दैट इज कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने को और लास्ट एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस। तो कुछ भी आ सकता है। चारों वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करेगा, ठीक है, या दो दो क्वेश्चन करेगा। एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेगा, सेकंड वाला का कंस्ट्रेंट्स बनाएगा, फिर एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेगा, सेकंड वाला कंस्ट्रेंट्स बनाएगा, ठीक है। सारा का हम लोग जितना भी पॉसिबल होता है वो सब, ठीक है। विल प्रैक्टिस थॉरोली, ताकि अभी कर लिया तो एग्जाम में 8 मार्क अपने इस चैप्टर से कंफर्म है। ब्रेकअप कैसे होगा, इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाउ विल इट कम, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसा होगा, या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आ गया, या फिर 2 एमसीक्यू आ गया, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया और एक 4 मार्क का केस स्टडी आ गया। तो मतलब एक 4 या 5 में से एक क्वेश्चन तो 100% आपका आना ही है इस चैप्टर से। सो बी प्रिपेयर्ड, एंड दैट टू स्टेटमेंट प्रॉब्लम। थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स वाला कॉन्सेप्ट को लेके एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। डायट्री प्रॉब्लम अनबाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट को लेके आता है, उसको थोड़ा देर बाद में करते हैं, बाकी सिचुएशंस वगैरह में पहले करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मुलेट द एलपीपी। फॉर्मुलेट द एलपीपी माने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स बनाना। तो पहला एक क्वेश्चन करता है जिसमें कंस्ट्रेंट बनाना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा जहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को लेके सॉल्व करना है। पैटर्न है, क्वेश्चन लिखिए। Two tailors A and B, two tailors A and B earn rupees 300 and rupees 400 respectively. Full stop. A can stitch shirt and 4 pairs of trousers. B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers. Total production must be at least this is per day, huh? Per day. Total production must be at least 60 shirt and 32 pairs of trousers. At a minimum labor cost. Formulate this LPP. बनाना क्या है? अच्छा, फिर एक बात बताओ, two tailors earned rupees 300 and 400 respectively per day. तो मेरे को एक बात बताओ, किस चीज पे डिपेंड होगा आपके पास नहीं है? नंबर ऑफ मेरा लेबर कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट होगा? जो लेबर कॉस्ट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा आपके पास में?
प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। हम लोग को 6 शर्ट्स एंड 40 पेयर्स वाला चीज दे के रखा हुआ है, 10 शर्ट्स एंड 4 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स भी दे के रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स एंड नंबर ऑफ ट्राउजर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो तुम्हारे को कॉस्ट डिफाइन करने के लिए या लेबर को जो पैसा देना है वो निकालने के लिए तुम लोग को और क्या चाहिए, क्या चीज का रिक्वायरमेंट आएगा? प्रॉफिट के ऊपर, हाँ जी, प्रॉफिट के हिसाब से। समझा नहीं, वापस से बोलो। प्रॉफिट कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो कॉस्ट वगैरह का बात हो रहा है, तो प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे लेबर कॉस्ट। हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग के पास में ये जो 300 रुपीज एंड 400 रुपीज वो पर डे कमा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बात करना पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ डे काम करेगा उतना नंबर ऑफ डे के हिसाब से पैसा जाएगा मेरा, राइट? तो हम लोग को यहाँ पे एक्स और वाई क्या देना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ डेज फॉर ए बी एक्स एंड बी बी वाई। अब सुनना, हाँ, कंस्ट्रेंट के हिसाब से क्या क्या सिचुएशन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बात करें। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो कॉस्ट फंक्शन z कितना हो जाएगा, एक दिन का 300 रुपया देना है ए को, तो x नंबर ऑफ डेज के लिए कितना देना पड़ेगा? एक दिन का बी को देना 400 रुपया, y नंबर ऑफ डेज के लिए कितना होगा? यही है मेरा कॉस्ट, खर्चा तो यही है। खर्चा तो यही है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन के हिसाब से बात करेगा, लेबर कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, तो लेबर कॉस्ट कितना है, 300 रुपया एक दिन का, तो x नंबर ऑफ डेज का 300x, 400 रुपया एक दिन का, यानी y नंबर ऑफ डेज का कितना हो जाएगा, 400y। ए और बी टेलर है जो कि 300 रुपया और 500 400 रुपया कमा रहा है, टेलर ए एंड बी, मान क्या? तो अब ए जो है, टोटल कितना नंबर ऑफ शर्ट्स चाहिए आपको? टोटल चाहिए आपको 60 शर्ट्स चाहिए। कौन कौन बना रहा है? तो ए एक दिन में 6 शर्ट बना रहा है, एक्स नंबर ऑफ डेज में कितना बनाएगा, 6x। बी एक दिन में 10 शर्ट बना रहा है, तो एक वाई नंबर ऑफ डेज में कितना बनाएगा? तो ये जो दोनों नंबर ऑफ शर्ट्स मिला के मेरे पास में एटलीस्ट का मतलब क्या होगा आपका, यानी कि मिनिमम मेरे पास में 60 शर्ट्स तो बनना ही पड़ेगा। तो 6 शर्ट पर डे करके एक्स नंबर ऑफ डेज तक ए बनाया, 10 शर्ट पर डे करके वाई नंबर ऑफ डेज पे बी बनाया, टोटल मिला के मिनिमम मेरे को 60 शर्ट्स चाहिए। कुछ कॉमन है, 3x plus 5y greater than equal to 30। आ गया। अब नंबर ऑफ ट्राउजर्स के लिए क्या, 4 पेयर बना रहे x नंबर ऑफ डेज के लिए, 4 पेयर बी बना रहा है y नंबर ऑफ डेज के लिए, मिनिमम कितना शर्ट्स चाहिए, ट्राउजर्स चाहिए, 30। यानी x plus y greater than equal to क्या हो जाएगा, 8। तो x greater than equal to 0 होता है और y greater। और कोई कंस्ट्रेंट बनेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार, ठीक है। हम लोग के पास में शर्ट्स के लिए कंडीशन आ रहा है, ट्राउजर के लिए कंडीशन आ रहा है, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा आएगा ही आएगा। पहले क्वेश्चन में ये देखो कि क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, जितना नंबर ऑफ कंडीशंस उतना नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही बनता है। तो वर्मा जी आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कैसे बनता है? नंबर ऑफ शर्ट्स एक्स और वाई कैसे ले सकते हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। पैसा कमाने के बाद हो रहा है, पैसा शर्ट पे कमा रहे हैं या दिन पे कमा रहे हैं? पैसा का जो दिया है आपको वैल्यू, वो नंबर ऑफ शर्ट्स और ट्राउजर्स के हिसाब से या नंबर ऑफ डेज के हिसाब से? पर डे मतलब नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पैसा कमा रहा है, तो डेज वाला चीज को आपको एक्स वाई। समझा? कहीं पे अगर पर आइटम होता तो आइटम वाला चीज को एक्स वाई देता, पर पीस होता तो पीस वाला को लेता, नंबर ऑफ यूनिट्स होता तो यूनिट्स को एक्स वाई देता। जो चीज को मतलब आपको मतलब देखना जिस चीज के अकॉर्डिंगली दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग एक्स वाई देगा। ऑनलाइन समझ में आया या कोई भी डाउट है छोटा मोटा? अंजलि कर्तव्य समझ समझ में आ गए। गया सर, हाँ जी, समझ में आ गया। वेरी गुड। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो बस यही करना।
क्वेश्चन में आ गया फॉर्मुलेट दिस एलपीपी, सॉर्टेड। ऑलवेज x ग्रेटर देन 10 हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, क्या? हम्म? ये लिखना, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट। पहले कंस्ट्रेंट्स बनाते सारे पे क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रेंट बनाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन वगैरह बाद में एक बार में सॉल्व करते हैं, एक और का पहले कंस्ट्रेंट बनाते हैं, फिर एक एक वैरायटी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखो। अब फर्नीचर डीलर डील्स इन टू आइटम्स, हम डायरेक्टली शॉर्ट कर रहा है क्वेश्चन, देखो टू आइटम्स है, टेबल्स एंड चेयर्स, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट बोल के रखा हुआ है 20,000, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ। 20,000 ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। इतना रुपया है उसके पास, और मैक्सिमम आइटम्स कितना हो सकता है दोनों मिला के, मैक्सिमम जगह कितना है अपने पास में 80 रखने का। कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना देके रखा हुआ है 800 रुपया। कॉस्ट ऑफ वन क्या देके रखा हुआ अपन को, चेयर 200 रुपया। अब एसपी ऑफ वन टेबल कितना देके रखा हुआ है 950 रुपया। एसपी ऑफ वन चेयर कितना देके रखा हुआ है 280 रुपया। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, सिचुएशन क्रिएट करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करना है, मतलब कॉस्ट के ऊपर लगेगा। हम लोग को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मतलब टेबल और चेयर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज, प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है, क्या बेच, क्या खरीदने बेचने से हो, क्या खरीदने बेचने से प्रॉफिट हो। तो लेट द नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स और नंबर ऑफ चेयर्स कितना ले लेगा बी वाई। अब प्रॉफिट फॉर, अच्छा टोटल प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, टोटल प्रॉफिट इसको लेगा अपन कंस्ट्रेंट बना के जेड। मेरे को एक बात बताओ, 800 रुपए का टेबल है 950 में बेचा, कितना प्रॉफिट आया, तो एक्स शेयर्स पे 150 एक्स आएगा। 200 का चेयर है 280 में बेटा बेचा, कितना आया 80 वाई, जेड तैयार हो गया। अब सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स 80 हो सकता है, मतलब ये आइटम्स क्या है, आइटम्स क्या है अपने पास, टेबल और चेयर, मतलब टेबल और चेयर मिला के मैक्सिमम 80 हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद जो स्पेस है वो 80 आइटम का, या तो 80 हो गया, उससे कम होना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट क्या चीज को लेके कंसिडर करते हैं, कॉस्ट को लेके कर रहा है। एक चेयर को बनाने, एक टेबल को बनाने में कितना रुपया लग रहा है,
तो 800x x नंबर ऑफ चेयर्स के लिए टेबल के लिए, सॉरी टेबल के लिए तो हो गया, चेयर के लिए कॉस्ट, और मैक्सिमम पैसा कितना है अपने पास 20,000। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो 8x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 200। फिर हम लोग 2 से काट सकते हैं 4x लेस देन इक्वल टू 100, एक कंस्ट्रेंट, दूसरा, और बाकी तो x को y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा। समझ में आया ना पक्का से? अंजलि कर्तव्य हाँ सर। समझ गया? पक्का? श्योर? बढ़े आगे? कर्तव्य तुम है ना? हाँ है सर। पक्का समझ में आ रहा है तो? हाँ हाँ जी, क्या? नेक्स्ट एक और कंस्ट्रेंट, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा अपन सॉल्व कर, ठीक है? चलो क्वेश्चन, अच्छा बुक है ना आप लोग सबके पास? है क्या? हो गए, पक्का बात है। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो क्या दिया हुआ है आपको। कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी वाला, देखो एक बार, सबका सेम ही बुक है ना, सेम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हाँ 14.2 क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड ए एंड बी, वही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर, देखो अब हम एक टेबल बनाते हैं, हाँ, दो तरह का आइटम है। किससे बन रहा है? गोल्ड से और सिल्वर से। तो एक यूनिट ऑफ ए को चाहिए 3 ग्राम गोल्ड और, सॉरी 3 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम गोल्ड बोला हुआ है। क्या बोल के रखा हुआ है? 1 ग्राम गोल्ड और 3 ग्राम सिल्वर बोला है। और बी को चाहिए आपको 1 ग्राम सिल्वर और 2 ग्राम गोल्ड, ठीक है ना? द कंपनी कैन यूज एटमोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर, मतलब एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 9 है अपने पास। और गोल्ड कितना अपने पास में, बोलो? तो लेस देन इक्वल टू 8। अब अपन के पास में जो प्रॉफिट है, तीसरा कॉलम बना लो प्रॉफिट का। हाँ बनाते हैं, वो प्रॉफिट कितना है हम लोग के पास, एक वाला में मतलब सिर्फ ए वाला में कितना प्रॉफिट है, 40 रुपया, और बी वाला में कितना प्रॉफिट है, 50 रुपया। तो बोल के रखा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप मतलब अब इस पर निकालना क्या अपने को, क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स किसका निकालना है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, किसको बनाना है तुमको प्रोडक्ट? तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए क्या लेगा, एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी क्या लेगा, वाई। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होगा कृष्णा प्रॉफिट?
40x प्लस 50y। परफेक्ट। कंस्ट्रेंट्स बताइए एक बार। एक यूनिट को बनाने के लिए 1 लग रहा है, तो कितना होगा? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि मैक्सिमम 8 ग्राम गोल्ड है। और सिल्वर के लिए कितना, क्या इक्वेशन बनेगा? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। और क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है तो x वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। प्लॉट करना आप लोग ऑलरेडी सिखाया है, पूरा का पूरा प्लॉट करके कॉर्नर पॉइंट्स तक निकालना। इसके बाद आते ना ऑनलाइन आप लोग को भी हाँ करिए फटाफट से। तो ग्राफ प्लॉट करने का मैं क्या आएगा हम लोग के पास में? डायरेक्टली हम कर रहे हैं। डायरेक्टली विल टेक इट। प्लॉटिंग आप लोग सीख चुके हो, वाई ओ वाई डैश। अंजलि कितना है आंसर? अंजलि सर कर रहा है। ठीक है। कर्तव्य मेरा मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो 260 आ रहा है, बुक में 230 है। आंसर 230 ही होगा। तो एक आ रहा है हम लोग के पास में ये लाइन, पहला वाला। दिस इज अपना कौन सा लाइन? लेट्स से x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाला। अब ये x3y9 ना, x3y9 के हिसाब से अगर हम एक लाइन लेगा तो लाइन आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा 0,9, ये पॉइंट है अपने पास 0,4, ये पॉइंट आएगा हम लोग के पास में 3,0, ये पॉइंट आएगा 8,0। इसके लिए रीजन अंदर है, इसके लिए रीजन अंदर है। ये पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 आ रहा है सबके लिए। हाँ तो फिर तो सही आना चाहिए। तो कॉर्नर पॉइंट्स डालेंगे, z इज इक्वल टू 40x प्लस 50y डालेंगे, चारों कॉर्नर पॉइंट डालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 230। 30 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू कितना? 2 और y इज इक्वल टू कितना? समझ में आया अंजलि जी? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। आंसर भी आया? हाँ। ठीक। अब एक क्वेश्चन करता है डाइटरी वाला। ठीक, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है वर्मा जी आपको? गुड। मूविंग ऑन। ये जो कर रहे हैं इसको वापस से करिएगा, नहीं तो डूब जाएंगे जैसे अभी तक डूबते आ रहे हैं। तो अब तैरने का टाइम आ गया है। ठीक है, कल जो बात समझाए थे वो समझ में आई थी ना? बस उसको याद रखिएगा, तभी काम आएगा, नहीं तो हाँ 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 हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट पे बढ़े। आपके लिए हम एक काम करते हैं, आपको एक बहुत बढ़िया सा डाइटरी प्रॉब्लम कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्योंकि वो सीबीएसई 2022 में टर्म 2 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डाइटिशियन मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. Food 1 and food 2। तो यानी कि जब हम कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? फूड 1 के लिए और फूड 2 के लिए। यहाँ तक ठीक है? बोलिए, फिर क्या क्या चीज चाहिए हमें उस फूड में? हमें चाहिए विटामिन ए चाहिए, और साथ ही साथ में चाहिए हमें विटामिन सी।
और उन दोनों का हम लोग को कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो मिक्सचर में एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना पड़ेगा विटामिन ए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यूनिट्स होना पड़ेगा विटामिन सी का। अब मेरे को एक बात बताओ, फूड 1 में कितना विटामिन, क्वेश्चन नंबर 21 मिल तो गया ना आप लोग को? अंजलि करते हुए मिल गया ना? हाँ हाँ ठीक है। तो फूड 1 contains 2 units of vitamin A and 1 unit of vitamin C. Food 2 contains 1 unit of vitamin A and 2 units of vitamin C. कॉस्ट बोल के रखा हुआ है कि पहला वाला 50 रुपया केजी का है और दूसरा वाला 70 रुपया केजी का है। तो वर्मा जी इस बार हम एक्स और वाई किसको लेंगे? हम एक्स और वाई किसको लेंगे? क्या आपको पैसा विटामिन ए और विटामिन सी का देना है? कौन सा फूड को एक्स लेंगे? लेट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? केजी में, ग्राम में, पर केजी दिया हुआ है? तो लेट द क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर पर केजी दिया हुआ है तो लेट द क्वांटिटी ऑफ फूड 1 क्या लेंगे? बी एक्स केजीज, एंड फूड 2 का क्या हो जाएगा? वाई केजीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? फिफ्टी एक्स प्लस 70। शाबाश। अब अगर पहला कंस्ट्रेंट बनाए तो अंजलि पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा विटामिन ए के लिए? 2x plus y greater than equal to 8. वेरी गुड, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। शाबाश। करते हुए सेकंड क्या होगा? x plus 2y greater than equal to 10. x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। परफेक्ट। वर्मा जी थर्ड क्या होगा? शाबाश। अब प्लॉट करना आपको आता है? प्लॉट करके रीजन निकालिए, कॉर्नर पॉइंट निकालिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तक निकालिए, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन में किया था वहां तक लिखिए। बस टेबल बना के वैल्यू तक निकालिए, उसके बाद क्या करना है वो। ठीक है, ग्राफ बनाओ एज इट इज, शेडेड रीजन निकालो, सब कुछ करो। उसके बाद करना क्या है हम आप लोग को बताएंगे। तो क्या करने का, सुनो, हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए सॉल्यूशंस निकालना आता ही है, जो लिखना लिखाना है वो तुम लोग को आता है लिखना, हम नहीं लिख पा रहे जिस करके। 4,0 और 0,8, तो एक लाइन ऐसा बनेगा। फिर 10,0 और 0,5 एक लाइन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम्हारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसके लिए रीजन देखो, हम लोग को क्या बोल के रखा हुआ है? हम लोग ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स अगर डाल रहे हैं, अगर हम लोग 0,0 डाल रहे हैं, तो क्या 2x प्लस वाई मतलब 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8 होता है क्या? रीजन क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी होता है क्या? इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे है, तो सबके लिए ओवरऑल आंसर क्या रीजन? ये वाला रीजन। इस रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? 1, 2 और 3। आया यहाँ तक? हाँ जी, ऑनलाइन। हाँ ठीक।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेगा, ये वाला जिसको एक बार साइड कर देता है, इसका तो काम हो गया टेबल में। अब बनाएगा एक कॉर्नर पॉइंट का टेबल। अनबाउंडेड है ना रीजन, तो अनबाउंडेड के लिए सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कॉर्नर पॉइंट्स z, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है बताना। ये है अपना 0,8, ये है अपना 10,0, ये है 2। कंफर्म बताओ। वर्मा जितना कॉन्फिडेंस से बोला हमको, तो मैं पूरी मानेगा तो कुछ भी बोल रहा हूँ। पहला बार ये कुछ कॉन्फिडेंटली हमको बोला पूरा साल में, ठीक है। अब 0,8 अगर हम यहाँ पे डालेगा कितना आएगा 560। ये डालने से 100 प्लस 280 कितना आएगा 380। फिर 10,0 डालने से कितना आएगा 500। तो मिनिमम कितना आ रहा है, अभी रुक जाओ। मिनिमम आने के बाद मेरे को एक बात बता, 3 पॉइंट तो तुम लोग को पता है कि वो एक्सट्रीम पे आ रहा है, बाकी जो बाहर की तरफ एक्सट्रीम कितना आ रहा है वो पता है क्या? नहीं पता है ना। तो जब नहीं पता है तो अपने पास एक सिचुएशन आता है, अपने को क्या करने का वो देखो। हम लोग एक बार वापस से ये जो z फंक्शन है ना, मतलब एक डिबेट आ गया यहाँ पे। अंशुल बोला कि सर 2,4 पे मिनिमम है। हाँ बोले क्या गारंटी है, इधर इतना सारा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, एक्सट्रीम तो पता ही नहीं है, बाकी अनबाउंडेड है ना। तो हम बोलेगा अंशुल एक काम करो, तुम ये जो z है ना, एक बार चेक करो कि उसी ग्राफ में z में 380 से छोटा भी वैल्यू कहीं पे आ रहा है। जो तुम्हारा सॉल्यूशन रीजन है उसी रीजन में क्या 380 से छोटा भी वैल्यू आ रहा है? अगर तो 380 से छोटा वैल्यू आ गया, सुनना है, अगर तो 380 से छोटा वैल्यू आ गया, मतलब हमको क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं ये तो गलत है। क्या बोलना पड़ेगा हम लोग को कि गलत है, मतलब हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू ये तो नहीं हो सकता, और क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, कहाँ होगा ये भी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास उसी रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, यानी 380 से नीचे वैल्यू नहीं आया, तो हम लोग क्या बोलेगा कि भैया 380 मिनिमम है, जब 2 यूनिट पहला वाला का जा रहे हैं और 5 यूनिट 4 यूनिट दूसरा वाला का जा रहा है। लॉजिक समझा क्यों कर रहे हैं वो समझ में आया? तो अपने क्या करेगा, अब ये जो 50x प्लस 70y लेस देन इक्वल टू 38 है, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेगा। इसको लेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। देखना आपको टेक्निक देखना है प्लीज सबको एक बार। 5x इज इक्वल टू 38 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 38 माइनस 7y बाई 5 सुनना x y। देखो 380 किस पॉइंट पे आया था 2,4, मतलब 2,4 तो इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। जो 380 आया था इसी इक्वेशन को सॉल्व करके तो 380 आया था, तो मतलब 2,4 इस इक्वेशन में जब डाला था x और y की जगह पे तभी 380 आया था, मतलब 2,4 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो आया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा देखो ध्यान से। ये क्या है अपने पास डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर 5 है ना, तो तुम लोग 2 के बाद 5 का गैप में एक नंबर लो, 2 के बाद 5 का गैप में एक नंबर लो 7, ये 7 यहाँ डालो, ये 7 को यहाँ डालो, कितना आएगा? अच्छा y की जगह सॉरी उल्टा कर दिया, ये 7 को आप y की जगह पे y है ना, ये 5 को आप 7 को आप लोग y की जगह पे डालो। हाँ जी, ओ क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मेरे पास में जो डिनोमिनेटर है वो कितना है और न्यूमरेटर में क्या वेरिएबल है, न्यूमरेटर में y वेरिएबल है, मतलब जो y है उसको अपन को 5 के गैप में लेना पड़ेगा। तो 4 के बाद क्या वेरिएबल आएगा, क्या नंबर आएगा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 9 है, अब ये 9 को अब यहाँ डालो, तो 38 माइनस 63 बाई 5 कितना आएगा? टेक्निक समझा? वापस से सुनो, 2,4 ऑलरेडी सोल्यूशन आया हुआ था, जो भी डिनोमिनेटर आता है लीनियर इक्वेशन वट एवर द डिनोमिनेटर इज, उतना गैप में ऊपर वाला वेरिएबल को 100% इंटीग्रल। तो 4 के बाद में इमीडिएट 5 वैल्यू ऐड कर दे तो कितना आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है। ये 9 जब आप डालेगा इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा -25/5 करके कितना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया -5। ग्राफ तो है ही अपने पास तैयार। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा।
ग्राफ में कैसे प्लॉट करेगा? 2,4 तो ऑलरेडी, अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया, प्लॉट जो करेगा वो करेगा 380 से छोटा, 380 के बराबर तो चलेगा ही नहीं ना, अपन को क्या चाहिए? 380 से छोटा चाहिए, 380 के बराबर तो नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेगा? 50x + 75 लेस देन 380 का प्लॉट करेगा। क्या कहीं पे 380 से छोटा वैल्यू आ रहा है वो चेक करना, तो 50x + 75 लेस देन 380 का प्लॉट करेगा। अब सुनो क्या आएगा, 2,4 तो ऑलरेडी यहीं पे है, हाँ कि ना, -5,9 समवॉट यहाँ पे आएगा, इसको लेके ग्राफ प्लॉट करता है, ठीक है। ये ग्राफ आया, लेकिन ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। ये ग्राफ कैसा आएगा वो हम आपको बताते हैं। नहीं, ये ग्राफ आएगा आपके पास में डॉटेड लाइन। रीजन, मेरे पास में लेस देन बोल के रखा हुआ, लेस देन इक्वल टू बोल के रखा हुआ। ये जो आपने लाइन बनाया है वो इक्वल टू वाला के लिए बना, हाँ कि ना? पर क्या मेरे पास में एक्चुअल कंडीशन में इक्वल टू है? एक्चुअल कंडीशन में क्या है? सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। बाकी क्वेश्चन इक्वेशन जितना भी आपने बनाया है उसमें क्या है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपने बोल्ड लाइन बनाई। जब भी सिर्फ लेस देन आएगा ना तो आप लोग क्या करोगे? डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन में आप 0,0 इंसर्ट करो। क्या 0 + 0 380 से छोटा होता है? यानी रीजन क्या हो रहा है अपने पास? इस तरफ। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, ये रीजन है जो अपना एक्चुअल सॉल्यूशन है, ये रीजन है जहां पे 380 से कमती आ रहा है, दोनों में कुछ ओवरलैपिंग है? क्या दोनों में कुछ ओवरलैपिंग है? कंक्लूजन में क्या लिखेगा? since the regions do not overlap, therefore मिनिमम कॉस्ट जो टेबल वाला है वही लेगा। मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? 380 when x is equal to 4 and y is equal to, sorry, x is equal to 2 and y is equal to 4। तो कॉर्नर पॉइंट तक तो सेम आता है, उसके बाद बस अनबाउंडेड में क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लेस देन या ग्रेटर देन एस पर द क्वेश्चन अपन को वापस से ग्राफ में डालना है। अगर रीजन ओवरलैप किया तो हम लोग क्या बोलेगा? नो मिनिमम मैक्सिमम। अगर रीजन ओवरलैप नहीं किया इस तरीके से तो जो टेबल वाला आंसर है वही है। यही अगर मैक्सिमाइजेशन का होता तो ग्रेटर देन कर देता। परफेक्ट, समझ में आया? कृष्णा जी, कर्तव्य जी, हाँ। फटाफट से इसको नोट करके प्लॉट कर दीजिए। 9th of March, ठीक है, डन। अब एक लास्ट आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सिचुएशन का एग्जांपल हम आप लोग को अगर दें तो वो है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर दो अलग अलग एरिया में गोडाउन है और 3 अलग अलग डिपोज है हम लोग के पास, अलग अलग जगह है, फर्म्स है, यहाँ पे सामान बेचना है, तो मिनिमम कॉस्ट में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाएगा आप लोग, वो हम लोग को निकालने का है। सिर्फ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस तैयार करेगा और कुछ प्लॉटिंग खुद करेगा, ठीक है? हो जाएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.2 का जो नंबर 25 है ना, 25 वो ले लो एक बार। एक ऑयल कंपनी है जहां पे 2 डिपो है, ए और बी। डिपो ए एंड डिपो बी। यहाँ से सब जगह से 3 फर्म्स में जाएगा सामान, फर्म्स है, पंप है, व्हाटएवर इट मे बी, कैसे कैसे जाएगा वो देखते हैं। हम लोग के पास पेट्रोल पंप में जाएगा, 3 पेट्रोल पंप दिया हुआ है, डी, ई और एफ।
ए में हम लोग के पास है 7,000 लीटर का कैपेसिटी, बी में है 4,000 लीटर का कैपेसिटी। टोटल कितना कैपेसिटी है? 11। डी को चाहिए 4.5, ई को चाहिए 3,000 और एफ को चाहिए कितना कितना 3,500। तो हम लोग है ना, सुनना है ध्यान से, लेट द क्वांटिटी फ्रॉम ए टू डी, ए से डी वाला को हम लोग एक्स लेता है और ए से ई वाला को हम लोग वाई लेता है। अभी देखना मजा क्या आएगा। ए से डी पे एक्स चला गया, ए इसको चाहिए कितना? तो 100 रुपया चाहिए था, 50 रुपया 20 रुपया तुमको मिल गया, कितना और चाहिए वर्मा जी? एसी थर्ड में AC क्या चाहिए? 4500 माइनस एक्स। ए से ई में तुम्हारा वाई चला गया, चाहिए कितना? 3,000, बचा कितना? 3,000 माइनस। अब 7,000 टोटल है, तुम इन तीनों को ऐड करो तो कितना आता है? क्या आता है? 11,000। तो जब बात कर रहे हैं हम लोग, इसका भी 11,000 है, इसका भी 11,000 है, मतलब सारा का सारा डिपो को अपन को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो जो बचा कुछ है ना, यानी 7,000 में से जो बच गया वो एफ में आ जाएगा। और सुनना, हाँ, 3,500 चाहिए था, जिसमें से 7,000 माइनस एक्स प्लस वाई आ चुका बी से। लॉजिक समझे? मतलब सो थोड़ा सम अप करें तो ए टू डी और ये तो ए टू ई तो आ गया, तो ए टू एफ कितना जा रहा है? 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई, आके ना। बी से डी तक कितना जा रहा है? 4,000 माइनस एक्स 4,500 माइनस एक्स, ठीक है। बी टू ई कितना जा रहा है? 3,000 माइनस वाई। बी टू एफ कितना जा रहा है? 3,500 माइनस 7,000 माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 3,500। अब सुनना, हाँ, तुम लोग बोलेगा सर कंस्ट्रेंट्स कहाँ है? हम बोलेगा अभी मिलेगा। देखो ध्यान से, ये सारा जो चीज आया ये क्या है? क्वांटिटी है ना, यानी कि 7,000। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। एक्स 0 से बड़ा होगा, है ना? वाई भी 0 से बड़ा होगा। फिर 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई 0 से बड़ा होगा ना? सारा तो क्वांटिटीज ही है, सब क्वांटिटी बड़ा होगा, यानी कि 7,000 एक्स प्लस वाई से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी एक्स प्लस वाई 7,000 से छोटा या बराबर। कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, कंस्ट्रेंट नंबर 3। खत्म नहीं हुआ। सिर्फ ए के लिए क्यों कंस्ट्रेंट बनाएगा? बी के लिए भी तो बनाएगा, छोटा ही तो बनाएगा। क्यों? बराबर भी तो हो सकता है। क्या? कुछ भी नहीं देगा? ऐसा भी हो सकता है, बी दे देगा पूरा का पूरा। तो 4,000 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू 4,500। सिमिलरली 3,000 माइनस वाई, ये हो गया कंस्ट्रेंट नंबर 4। 3,000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y लेस देन इक्वल टू 3,000 हो गया। फिर लास्ट वाला x प्लस वाई माइनस 3,500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3,500 आ जाएगा। कंस्ट्रेंट नंबर 6, x greater than equal less than equal to 4,500, x equal to something is parallel to y axis, ये तो पता है। x less than equal to 4,500, x is equal to something is a line parallel to y axis। y axis का इक्वेशन क्या होता है? y axis का इक्वेशन क्या होता है? हाँ जी,
समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हैं? ये और ये तो प्लॉट करना आता है, इसको भी प्लॉट करना आता है, इसको भी प्लॉट करना आता है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या लेगा आप लोग? 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 500 यूनिट्स पे। ठीक है, हाँ, इसको और इसको प्लॉट करना पड़ेगा। ये एक लाइन आएगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये एक लाइन आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्टिव तो भूल ही गया अभी तक। ऑब्जेक्टिव जेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सुनो, ये सबसे मजा आएगा। आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखिए तो। ए से डी जाने में 1 किलोमीटर का 1 रुपया पर लीटर लग रहा है, तो ए से डी जाने में 7 रुपया लग रहा है 1 लीटर का। ठीक है, 7 रुपीज पर किलोमीटर। ए से ई जाने में कितना लग रहा है हम लोग के पास? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वाई के हिसाब से कितना लग रहा है? वाई लीटर लगेगा, मतलब वाई रुपया लगेगा 6 वाई। यहाँ पे 3 रुपया लग रहा है, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 2 रुपीज। अब सुनिए ना, फाइनल स्टेप पे टोटल कॉस्ट कितना होगा? ए से डी पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है? 7x। ए से ई पे जाने में कितना लग रहा है? यहां से देखो ना, ए से ई पे कितना लग रहा है? ए से एफ में कितना लगेगा? देखो 3 रुपया ना, 3 रुपया, 3,000, 3 × 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस 3 रुपया इंटू दिस, 3 × 4,500 माइनस एक्स, 4 × दिस, 4 × इतना क्वांटिटी, प्लस 2 × इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया था B2F वाला में? ये वाला x प्लस वाई माइनस 35। अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया, ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ वाला जो वैल्यू है इसमें डाल दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लोज रीजन आता है ट्रांसपोर्टेशन, तो कॉर्नर पर जाने के बाद सिंपल सॉल्व। इक्वेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करना कैसे है वो समझ में आ गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 5 मार्क में ये किस्मत खराब होगा सकता है। ठीक है, वंस अगेन आई एम आस्किंग, किसी को भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? कर्तव्य भैया B2F एक बार वापस समझा देना। कौन सा? B2F, D2F, डी में D2F कहाँ है? B B2F मेरे पास में B को F को चाहिए कितना? 3500। और 7,000 माइनस एक्स प्लस वाई ऑलरेडी आ चुका ना, हाँ, तो बचा कितना? 3500 में से जो बचा कितना? बस वही करना और क्या। समझ गया? क्लियर? हाँ। चलो ठीक, LPP डन।